एक लड़का हाई स्कूल में फेल होने के बाद यानी 10वीं में फेल होने के बाद बाजार से मिठाई खरीद कर लाता है, गांव भर में बंटवाता है और कहता है कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूं। दरअसल ये कहानी तब की है जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था और रिजल्ट अखबारों में छपकर आया करते थे और गांव में अखबारों तक सबकी पहुंच नहीं थी। तो इस आपदा को अवसर में बदलते हुए उसने अपनी असफलता को सफलता के रूप में प्रस्तुत किया, वाहवाही लूटी। मगर जैसा कि आप जानते हैं, तीन छुपाए ना छुपे, चोरी हत्या पाप। तो कुछ ही दिन बाद ये चोरी ये झूठ पकड़ा गया और चौतरफा जलालत हुई। मगर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये काम करने के लिए भी कितनी हिम्मत की ज़रूरत है। फेल हो गया अलग बात है, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए, कलेजा देखिए। आप 10वीं में फेल होकर भी मिठाई लाकर बांटें और कहें कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। इसके लिए आदमी को बहुत ज़्यादा यानी हद से ज़्यादा गिरने की ज़रूरत होगी। अव्वल दर्जे का फेक एक्टर होना चाहिए यानी नौटंकीबाज, जिसके दिल से ज़बान का कोई और चेहरे का कोई कनेक्शन न हो, यानी दिल में कुछ और ज़बान पर कुछ और हो। निकृष्टता की हद होनी चाहिए। आप कहेंगे कि ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, अब तो इंटरनेट का ज़माना है। मगर इंटरनेट के ज़माने में भी कुछ लोग इससे भी ज्यादा गिरने की काबिलियत रखते हैं। दरअसल इसे आज सुनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिस घटना पर देश के प्रधानमंत्री को 140 करोड़ की आबादी को जवाब देना चाहिए, जिस घटना पर शर्म महसूस करनी चाहिए, जिस घटना पर इस्तीफा दे देना चाहिए, उस घटना पर भारत के प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और अपने 56 इंची वाले फर्जी गुब्बारे में फिर से हवा ठूसने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि निकलती जा रही है। पहलगाम में हमारे 26 लोगों को मारने वाले 4 आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए। जब भारत की सेना जीत की तरफ बढ़ रही थी तो अचानक सीज फायर कर दिया गया। उसका ऐलान भी हमारे प्रधानमंत्री ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई, अमेरिका ने कर दिया। दुनिया भर के देश कोई भी खुलकर हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। चीन जैसे कई देश तो पाकिस्तान के साथ कंधा से कंधा मिलाए हुए नजर आए। यानी दर्जनों सवाल हैं, उनका जवाब देने की बजाय बेशर्मी और बेहयाई की पराकाष्ठा को पार करते हुए भक्तों के भगवान नॉन बायोलॉजिकल एक बार फिर से मेरी उस बात को 100% प्रमाणित कर रहे हैं कि इन लोगों के गिरने की कोई सीमा नहीं है। जिस वक्त आपको लगेगा कि यही अंतिम होगा, अगले ही पल गिरने की नई हद देखने को मिल जाती है। आज नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो किया वो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक शर्मनाक दिन आप इसे कह सकते हैं। पहलगाम हमला और आतंकवाद को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे संजय बारू ने बहुत ही तगड़ी बात लिखी है और बताया है कि कैसे एक बार फिर से आम जनता का पैसा कहीं न कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी फूंकने लगे हैं। उधर नरेंद्र मोदी की यस सर डिप्लोमेसी की भी चर्चा शुरू हो गई है। ये यस सर डिप्लोमेसी क्या होती है वो भी समझेंगे और इसी के साथ सवाल उठाएंगे कि क्या हुजूर के पाले हुए लोग हुजूर पर भी मुकदमा कराएंगे। जी हाँ, मसला बड़ा गंभीर है, ध्यान से देखिएगा और यह भी देखिएगा कि भाजपाई आदमी कितना मौका परस्त होता है, किस तरीके से माइक्रो सेकंड में पलटी मार जाता है। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में एक ऐसी खबर आपको मिलेगी जो दिल दहला देने वाली है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सिर्फ यूट्यूब चैनल ही नहीं बंद हो रहे हैं, सिर्फ न्यूज़ वेबसाइट पर ही पाबंदी नहीं लग रही है और एफआईआर ही नहीं हो रहा, बल्कि हजारों जिंदगियां भी तबाह की जा रही हैं। अपनों को बाहरी बताकर जलील किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। 2 सेकंड लगता है, अभी निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया और गोदी एजेंसियां पैदा की गई हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड, मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले देखते हैं कि आज गुजरात में जाकर मोदी ने क्या क्या बोला है। आप तो जानते ही हैं, व्यक्ति के भविष्य की कल्पना उसका इतिहास देखकर ही किया जाता है। 6 साल पहले जब पुलवामा की घटना हुई थी और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के नाम पर दे दे, सेना के नाम पर दे दे, शहीदों के नाम पर दे दे वाला जो कैंपेन चलाया, ये पूरी दुनिया ने देखा। खूब आलोचना हुई, मगर मोटी चमड़े वालों को इसका कोई असर नहीं होता है। इसी तरह से जब पहलगाम की घटना हुई तो पहले दिन से ही लोगों ने यह भांप लिया था कि नरेंद्र मोदी भले ही हफ्तों तक गायब रहें, जवाब न दे किसी सवाल का, मगर जब सामने आएंगे तो सेना के नाम पर यानी सेना के पीछे छुपकर अपना चेहरा चमकाने का काम जरूर करेंगे। कुछ ऐसी ही बात तो नेहा राठौर ने कहा था। फिर क्या हुआ, भक्तों को बर्दाश्त नहीं हुआ, कहीं यहाँ FIR कभी वहाँ FIR। हमने उस वक्त भी कहा था कि नेहा राठौर ने कुछ गलत तो नहीं कहा, साहिब इतिहास में ऐसा कर चुके हैं और अब देखिए साहिब ने वर्तमान में भी वही कर दिया, करने लगे। तो सवाल है कि क्या फलाने जी के भक्त अब फलाने जी पर भी मुकदमा करेंगे, उनके खिलाफ लखनऊ, अयोध्या और जगह जगह FIR होगी क्या? आप सेना के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? आप सेना के कार्यों का प्रयोग अपना चेहरा चमकाने के लिए क्यों कर रहे हैं? आपको
याद होगा, पहलगाम घटना के बाद मोदी ने कश्मीर न जाकर बिहार में राजनीतिक माहौल बनाने के लिए भौकालबाजी की और कहा कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। मगर हकीकत यह है कि अब तक चारों आतंकी में से एक भी पकड़ा नहीं गया। हकीकत यह है कि उसी दौरान नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर जाना था, मगर उनका दौरा कैंसिल हो गया, परंतु आम आदमी का जाना कैंसिल नहीं हुआ, उन्हें नहीं रोका गया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकियों को धरती के आखिरी छोर तक ढूंढेंगे, मगर हकीकत यह है कि ढूंढ नहीं पाए, एक को नहीं पकड़ा गया। और हुजूर जो दावा कर रहे हैं, यानी जो आज कहा है कि सिंदूर मिटाने वालों को मिटना होगा, उनका मिटना तय है, हमने उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। तो सवाल है कि सच तो एक ही होता है, उसके बदले झूठ हजारों लाखों हो सकते हैं। जैसे कोई मुझसे पूछे कि आपका नाम क्या है, तो मेरा जवाब एक ही है, अंबुज कुमार, यही सच है। इसके अलावा झूठ करोड़ हो सकते हैं, अरबों हो सकते हैं, आप कोई भी नाम दे लीजिए, वो झूठ होगा। अब आप दर्शक फैसला कीजिए। विदेश मंत्री का कहना है कि हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम तुम्हारे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। उस पाकिस्तान को बता दिया था जो पाकिस्तान खुद ही आतंकियों को पालता है। तो बताइए कि क्या हमले की जानकारी मिलने के बाद पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को सूचित नहीं किया होगा, उन्हें बताया नहीं होगा कि हमला होने वाला है, हट जाओ, भाग जाओ, जिसको पाला है उसे बचाएगा नहीं। और फिर पहलगाम घटना के बाद कई हफ्ते बीतने के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब तक क्या आतंकी वहां बैठ के टुकुर टुकुर आसमान में झांक रहे थे, एक दूसरे से बतिया रहे थे कि भैया बैठे रहो बैठे रहो, हमारे 56 इंची विश्व गुरु मिसाइल भेज रहे हैं, मिसाइल का स्वागत करना है? जवाब है कि बिल्कुल नहीं। यदि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को हमले की जानकारी दे दी होगी तो एक भी आतंकी मरा नहीं होगा, यह गारंटी के साथ कहा जा सकता है, क्योंकि वो आतंकी हैं, वो छिपकर वार करते हैं, भागना छिपना उनकी फितरत है। वो सैनिक नहीं है, वो भारतीय सेना नहीं है जो सामने से छाती तान कर दुश्मन का सामना करे। तो बात तय है, यदि मोदी के मंत्री ने, मोदी सरकार ने पाकिस्तान को बताकर हमला किया तो एक भी आतंकी मरा नहीं होगा, और इन्होंने खुद ही कहा कि हमने बता दिया था। फिर सवाल है कि नरेंद्र मोदी किन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं? हालांकि उन्होंने आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने की बात कही है। तो सवाल है कि क्या झुग्गी झोपड़ियों को मिट्टी में मिलाकर छाती पीटी जा रही है? लोगों से पूछ रहे थे कि बताइए, आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, क्या ऐसे हाल में मोदी चुप बैठ सकता था? और अपनी ही जबान से अपना भौकाल टाइट कर रहे हैं कि आतंक फैलाने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना इतना मुश्किल होगा। जबकि हकीकत यह है कि पूरा पाकिस्तान जश्न में डूब गया जिस दिन सीज फायर हुआ, यानी कि उन्हें अपनी जीत का एहसास हो रहा है। और भारतीय जनता को कहीं ना कहीं शर्म महसूस हो रही है इस बात को लेकर कि आखिर हमने सीज फायर क्यों किया। यानी भौकाल तो ऐसे मार रहे हैं मानो सारी मिसाइल खुदे दागा हो। जितने दिनों तक ये सारा मामला चलता रहा, हुजूर नजर नहीं आए और अब क्रेडिट लेने के लिए हिया हुआ घूमना शुरू कर चुके हैं। कह रहे हैं कि 140 करोड़ भारतीयों को आतंकियों ने चुनौती दी, इसलिए मैंने वही किया जिसके लिए देश की जनता ने मुझे प्रधान सेवक बनाया है। तो शायद हुजूर भूल गए, याद दिला दिया जाए कि आपको प्रधान सेवक जिम्मेदारी लेने के लिए बनाया गया था, जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं। हमने आपको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया ताकि देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, देश की जनता सुरक्षित रहे, इसलिए नहीं कि कभी पुलवामा में हमारे 40 जवान मार दिए जाएं, कभी चीन हमारे 20 जवानों को मार दे और आप कहें कि न कोई घुसा है न घुसा हुआ है, और कभी पहलगाम में हमारे 26 पर्यटक मार दिए जाएं और उसके बाद न कोई 56 इंची, न कोई नकली चाणक्य और न कोई जेम्स बॉन्ड उन आतंकियों को पकड़ पाए। और तो और देश ने आपको इसलिए चुना कि जब भी जरूरत आए, मुसीबत आए, तो आप सामने आए, आप सामने आकर सवालों का जवाब दें। आपको भवन में छिपने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाए गए हैं। देश ने आपको पीएम इसलिए बनाया कि आप इस देश के बारे में फैसला लेंगे और अपनी जबान से उसका ऐलान करेंगे। इस देश ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं। फिर डोनाल्ड ट्रंप किस हैसियत से भारत का फैसला कर सकते हैं, किस हैसियत से ऐलान कर सकते हैं? उन्हें किसने यह अधिकार दिया कि वो भारत के बारे में कोई फैसला करें और उसका ऐलान भी डंके की चोट पर करें, एक बार नहीं कई बार करें? और मान लिया कि उसने कर भी दिया, फिर आपकी हिम्मत अब तक क्यों नहीं हो पाई कि डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दें? आपने क्यों नहीं कहा कि सुनो ट्रंप, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और मैं उसका प्रधानमंत्री हूं, हमारे काम में टांग मत अड़ाओ वरना बहुत बुरा होगा? क्या इतना कहने की हिम्मत है? 140 करोड़ लोगों ने इसलिए आपको चुना था कि जब दुख की घड़ी आए तो आप लोगों के साथ खड़े हों, न कि जनता कश्मीर में मारी जाए और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मौतें कश्मीर में हों, कश्मीरियों की जिंदगी तबाह हो, बर्बाद हो, और आप बिहार में, कभी गुजरात में, कभी आंध्र प्रदेश में जाकर वोटों का कटोरा लेकर घूमते हुए नजर आए। और फिर सवाल यह है कि 140 करोड़ की बात आपकी जबान पर अब शोभा नहीं देती। किस मुंह से आप 140 करोड़ की बात करते हैं? देश के 20 करोड़ मुसलमानों को तो आप और आपके लोग आए दिन देशद्रोही बुलाते हैं। उनके खिलाफ लगातार हिंसा होती है, हर तरीके की हिंसा होती है, अनाप शनाप बोला जाता है। आपने इशारों इशारों में घुसपैठिया कहा था ना, आप ही ने कहा था ना कि कपड़ों से पहचान लिया जाएगा। सरेआम उनकी हत्याएं होती हैं और आपकी जबान तक नहीं खुलती। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के साथ आपके नेता कैसे कैसे व्यवहार करते हैं ये पूरी दुनिया देख रही है, तब भी आपकी जबान नहीं खुलती। देश के अन्य अल्पसंख्यकों, चाहे ईसाई हो, जैन हो, सिख हो, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, किससे छुपा हुआ है, फिर भी आपकी जबान नहीं खुलती। देश के दलितों पर आप ही की पार्टी से संबंधित लोग सरेआम उनके मुंह पर पेशाब करते हैं, वीडियो वायरल होती है, फिर भी आपकी जबान नहीं खुलती। आदिवासियों के साथ आए दिन कैसी कैसी घटनाएं
हो रही हैं, दुनिया देख रही है। किसी घटना की आलोचना आप नहीं कर पाते, अपनों के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते, इतने डरे हुए नजर आते हैं। तो फिर ये 140 करोड़ की बात जबान पर शोभा नहीं दे रही हुजूर। ये सवाल बार बार होता रहेगा कि जब हमारी सेना पाकिस्तान को धूल चटा रही थी, तैयार थी, तो आपने सरेंडर क्यों किया? जब लड़ने वाले तैयार थे, मरने वाले तैयार थे, तो आप किससे डर गए? किसका डर था आपको? ट्रंप का, चीन का, या पाकिस्तान का, या फिर अपनी पोल खुलने का? किसके सामने झुके आप और किन शर्तों पर सीज फायर किया? और उसी सीज फायर का ऐलान यदि आपकी जबान से हम सुनते तो जरा सुकून मिलता, लेकिन ट्रंप ने यह बात की, यह इतिहास में दर्ज हो गया। यह ट्रंप के सामने आपके झुकने का प्रमाण है, यह आपकी जी हुजूरी का प्रमाण है, यह आपके यस सर कूटनीति का प्रमाण है। द वायर पर अपने लेख में कविता कबीर ने लिखा है कि शायद नरेंद्र मोदी यानी भारत की सरकार का यस सर डिप्लोमेसी के कारण ही भारत का सम्मान दुनिया में घटा है। वैश्विक शक्ति के रूप में भारत कमजोर नजर आने लगा है। ट्रंप जिस तरीके से बार बार भारत को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं, वो अपने आप में शर्मनाक भी है, चिंताजनक भी है। कभी टैरिफ को लेकर ट्रंप का बयान, कभी भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजना, और नया मामला है कि अमेरिका में जो भारतीय लोग वहां काम धंधा करते हैं, उनकी कमाई जब भारत आएगी तो उस पर भी 5% का टैक्स लगाया जाएगा। ऐसा ये प्रस्ताव है। इस रिपोर्ट के अनुसार खाली 2023-24 में ही भारतीयों ने अमेरिका से $32 बिलियन भेजा है। यानी अब ट्रंप भारतीयों पर एक नया टैक्स लगाकर $1.6 बिलियन कमा सकते हैं बैठे बिठाए। इसके साथ ही ट्रंप ने अमेरिका के बाहर बनी फिल्मों पर भी 100% टैरिफ लगाने की इच्छा भी जता दी है। यानी अब भारतीय फिल्मों का अमेरिका में रिलीज होना लगभग असंभव हो जाएगा। यानी ट्रंप एक के बाद एक दर्दनाक इंजेक्शन भारत को लगाते जा रहे हैं और 56 इंची विश्वगुरु की जबान से एक शब्द नहीं फूट रहा है। हुजूर को खाली अपने वोटों की पड़ी है, अपने भौकाल की पड़ी है, यानी अपने वोट बैंक की पड़ी है। झूठा भौकाल बनाकर ही चेहरा चमकाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जबकि दुनिया ने देख लिया है कि कौन कितने पानी में है। गुजरात के आज के कार्यक्रम में गोदी मीडिया वाले खूब दिखा रहे हैं कि सोफिया कुरैशी का परिवार भी था, मगर कोई ये नहीं बता रहा कि क्या कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। सवाल यह भी है कि हुजूर को यदि कर्नल के सम्मान की इतनी ही चिंता होती तो अपने मध्य प्रदेश वाले मंत्री को रास्ता दिखा चुके होते, पार्टी से निकाल चुके होते, सजा दे चुके होते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने की जहमत और हिम्मत नहीं उठाई। चारों तरफ चर्चा है कि ट्रंप इतने मड़बड़ इसलिए हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी यस सर वाली मुद्रा में आ चुके हैं। ट्रंप जो कहते हैं हुजूर वो करने को तैयार हो जाते हैं। और पिछले दिनों ट्रंप ने खुद ही कहा था कि दुनिया के बड़े बड़े देश उनके साथ डील करना चाहते हैं, उनके कदमों में बिछे हैं, परेशान हैं, ट्रंप का पिछवाड़ा चाट रहे हैं। सोचिए, ट्रंप ने इतना कुछ बोल दिया और न तो नॉन बायोलॉजिकल और न ही उनके भक्त, किसी की जबान नहीं खुली, किसी ने कुछ नहीं बोला। पिछले दिनों कंगना रनौत ने ट्रंप के खिलाफ ट्वीट कर दिया तो जेपी नड्डा फोन करके डिलीट करवाने लगे। डर का आलम देखिए और सोचिए कि यह डर किसके लिए है, कितना है? कहीं परम मित्र राष्ट्रीय सेठ के लिए तो नहीं। आइए अब देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ करने या फिर भारत के पक्ष में माहौल बनाने के लिए हुजूर ने जो कई पार्टियों के सांसदों को विदेशों में भेजा, उसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूर्व सलाहकार क्या कुछ लिख रहे हैं। इनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर के देशों ने जैसा रुख अपनाया या जो कहा, जो राय बना चुके हैं, लग नहीं रहा है कि अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय की राय बदली जा सकती है। यानी सांसदों को भेजकर उनसे बात रखवाकर लोगों की यानी दुनिया भर की राय को बदलना अब संभव नहीं लगता है। हो सकता है कि यह प्रयास खाली पैसे की बर्बादी ही हो। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में 151 विदेश यात्राएं की, 72 देशों का दौरा किया, दुनिया भर के नेताओं से गले लगते रहे, कई राष्ट्रीय सम्मान भी लिया, 10 बार तो खाली अमेरिका के दौरे पर गए। फिर भी इतने सारे प्रयासों के बावजूद अब उन्हें भारत का पक्ष रखने के लिए सांसदों की एक श्रृंखला को नियुक्त करने के लिए बाध्य होना पड़ा है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत की सैन्य प्रतिक्रिया का समर्थन करने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय राय वैसी नहीं है जैसी भारत को उम्मीद थी या जैसी होनी चाहिए थी, यानी ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या भारत ने आतंकवादियों और पाकिस्तान के बीच संबंध स्थापित किए बिना ही इस हमले के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य जवाबी कार्रवाई कर दिया, ये सही था या गलत था? क्योंकि साल 2008 में मुंबई हमलों के बाद भारत ने आतंकियों और पाकिस्तान के बीच संबंध स्थापित किया था। इसके बाद ही पूरी दुनिया में पाकिस्तान की छिछालेदर हुई, अलग थलग पड़ गया। इनका कहना है कि म्यांमार और बांग्लादेश से लेकर पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर पश्चिम में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को चुनौती दी गई है। भारत इस क्षेत्र में लोकतंत्र के लिए आशा की किरण हुआ करता था, लेकिन अब उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लग रहा है। ये देखना अभी बाकी है कि क्या ये संसदीय पहल भारत की लोकतांत्रिक साख को चमका पाएगी, यानी जो विदेशों में सांसद जाकर बोल रहे हैं उससे भारत की लोकतांत्रिक साख सुधर पाएगी। इनका कहना है कि हमारे संवैधानिक मूल्यों के प्रति सच्चे रहना ही दुनिया को हमारे कार्यों की विश्वसनीयता के बारे में समझाने का सबसे अच्छा तरीका है, चाहे वो घर पर हो या सीमा पार। यानी इनके अनुसार संवैधानिक मूल्यों के प्रति यदि आप सच्चे हैं तभी आप दुनिया को अपने ऊपर भरोसा दिला पाएंगे, घर के भीतर या घर के बाहर भी। अब आप तो जानते ही हैं कि हुजूर कितने लोकतांत्रिक हैं,
और कितना संवैधानिक मान्यताओं को सम्मान देने वाले हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कितना मजबूत करके रखते हैं। लोकतंत्र और मीडिया का क्या हाल है बताने की जरूरत तो है नहीं। उधर हुजूर के लाडले सांसद निशिकांत दुबे आजकल लगातार बयान दे रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, भारत में कोई बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नहीं है, भारत कंप्लीट सेक्युलर राष्ट्र है। अब बताइए, ये वही सांसद है ना जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करते हैं, दिन रात झूठ परोसते हैं, नफरत फैलाते हैं, एक से बढ़कर एक झूठ, और अब विदेशों में घूम घूम कर भाषा बदल गई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस विचारधारा के लोग मौका देखकर माइक्रो सेकंड में पलटी मारने वाले हैं। इनका कोई वजूद नहीं है, कोई रीढ़ नहीं है। देख लीजिए, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। लगे हाथ दवायर की एक और रिपोर्ट देख लीजिए। बताया गया है कि गुजरात के सियासत नगर में 8000 घरों को ध्वस्त कर दिया गया और हवाला दिया गया राष्ट्रीय सुरक्षा का। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। यह भी बताया जा रहा है कि यह कोई साधारण अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि गुजरात सरकार के अनुसार यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल था। राज्य सरकार ने दावा किया था कि 1200 से 1500 लोगों को बांग्लादेशी बताकर हिरासत में लिया गया, लेकिन उनमें से 90% भारतीय नागरिक निकले। इन परिवारों के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब था, मगर उनके घरों को भी तोड़ दिया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर इस तोड़फोड़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार परिवार वालों का कहना था कि न तो उन्हें पहले कोई नोटिस दिया गया, न कोई पूर्व सूचना, उनके पास जगह बदलने का भी समय नहीं था, सामान निकालने का भी समय नहीं था। अब आप जरा सोचिए, अपने ही देश के लोगों को बांग्लादेशी बताकर, विदेशी बताकर जलील किया गया, परेड कराई गई, उनके चेहरे हर जगह दिखाए गए। उस वक्त उन लोगों के मन में क्या चल रहा होगा? क्या उन्हें दुख नहीं हुआ होगा कि हम हमारे ही देश में इस तरीके से बेइज्जत किए जा रहे हैं, हमारे घर गिराए जा रहे हैं, हमें बेघर किया जा रहा है, और कोई संवैधानिक संस्था, कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा नहीं है, हमारी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। उस वक्त गोदी मीडिया भी खूब बांग्लादेशी चिल्ला रहा था, घुसपैठिया चिल्ला रहा था, मगर जब अपने ही देश के लोगों को घर उजाड़ दिया गया तो गोदी मीडिया गायब है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर गुजरात में 8000 घरों को तहस नहस कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, उसी गुजरात में जाकर प्रधानमंत्री फूटे गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत अब जन जन तक पहुंच चुकी है। हुजूर सवालों से इतने डर गए हैं कि कल्पना से परे है। सवाल एक बार फिर से कि जिस बात के लिए नेहा सिंह राठौर पर FIR की गई, वो काम तो नरेंद्र मोदी ने कर दिया, तो क्या उनके भक्त जिन्होंने नेहा पर FIR किया था उस FIR को वापस लेंगे और अपने भगवान पर FIR करेंगे? है इतनी हिम्मत, इतनी नैतिकता बची है क्या? इसका जवाब आप सब जानते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।